पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महिला प्रहरी से अनुचित बात करने के आरोप में बालाघाट जिला जेल के सहायक जेल अधीक्षक किए गए निलंबित। वारासिवनी में जब्त किया गया कटंगी का 300 बोरी सरकारी गेहूं, रात के अंधेरे में हो रहा था परिवहन। 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराई, घटना में एक युवक की मौत, 3 घायल। नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में सिवनी जिले से 4 आरोपी गिरफ्तार। कोरोना रिटर्न महानगर जाने से लोगों ने की तौबा, नागपुर, भोपाल, इंदौर बसों में कम हुए यात्री। और अब खबरें विस्तार से। तेजी से अपना असर दिखा रही है। इस बीच शासन द्वारा असाध्य बीमारी और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। शासन द्वारा मिली गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से सूची मंगवाकर वैक्सीनेशन करवाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार का प्लान है कि 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को तथा 45 से लेकर के 59 साल तक के व्यक्तियों को जिनको की अन्य बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, कैंसर है या अन्य बीमारियां हैं, इनको कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही साथ हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर जो छूट गए हैं पिछली बार, किसी कारणवश उनका नाम नहीं आ पाया था, उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर की सेकेंड डोज लगाई जाएगी। इस प्रकार से ये चारों जो डोजेस हैं, ये चारों प्रकार के कैटेगरीज को कोविड के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, ऐसे कितने लोगों को लगानी है अपने यहाँ पे? ऐसे कुछ अभी इसके आंकड़े और लाइन लिस्टिंग तैयार की जा रही है कि कितने 45 से 60 साल के होते हैं, कितने 60 साल से ऊपर के होते हैं और ब्लॉक वाइज, नगर पालिका वाइज उनको सबको ले करके फिर स्थानीय जो हमारी आशा कार्यकर्ता है, हमारे राजस्व के कार्यकर्ता हैं, हमारे नगर पालिका के कार्यकर्ता हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग से सहयोग रहेगा, माननीय पत्रकारों से। कोरोना की दूसरी लहर का महाराष्ट्र राज्य और प्रदेश के महानगर इंदौर, भोपाल में प्रभाव देते ही इसका सीधा असर अब बस ट्रांसपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्टरों के अनुसार महानगर जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या बीते 15 दिनों से अचानक कम होते दिखाई दे रही है। यहां तक कि लोग बालाघाट से भोपाल, इंदौर जाने से पूर्व इस बात की पुख्ता जानकारी ले लेते हैं या फिर वापसी का टिकट बुक करवा लेते हैं, जिससे उन्हें घर आने में परेशानी ना हो। डर बना हुआ उन लोगों में, तो उन लोग ये सवाल करते हैं कि जी भोपाल जाएगी गाड़ी, इंदौर जाएगी तो वापसी आएगी या नहीं आएगी। पहला सवाल उनका ये रहता है कि जो जलपुर जा रहे हैं पेपर देने बच्चे, वो भी ये सवाल करते हैं कि भैया गाड़ी जा तो रही है, वापसी आएगी या नहीं आएगी, यानी डर बना हुआ उनको। अच्छा, जो अभी 8-15 दिन से कोरोना की वापसी हुई है, उसके पहले तक यात्रियों की संख्या कैसी थी? पहले तो फिर ठीक थी, लेकिन अभी 15-20 दिनों से मतलब संख्या बहुत कम होगी, गाड़ियाँ खाली चल रही हैं, इसमें फर्क पड़ रहा है। यही हाल पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर रूट की बसों में भी दिखाई दे रहा है। बस कंडक्टर बताते हैं कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों ही तरफ से बाकायदा चेकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र जाने वालों की संख्या में कमी आ गई। वहीं महाराष्ट्र से वापस मध्य प्रदेश आने वालों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। उतना ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। आने जाने की व्यवस्था पूरी है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। अभी थोड़ा राजेगांव बॉर्डर में चालू है मास्क वास्क चेक करना, और गोंदिया में कोरनी में चालू है। पहले ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है। कोई तकलीफ नहीं है, बराबर चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कोरोना वाले मिल रहे नहीं है, कुछ नहीं है, सही सलामत जा रहे हैं, सही सलामत आ रहे हैं।
हमारे पैसेंजर। अपने यहाँ कहाँ से कहाँ तक सवारी जाती है? हमारे यहाँ से तुमसर तक के जाती है, तुमसर से नागपुर भी जाती है। अच्छा, इसमें यात्रा के दौरान चेकिंग कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की सुरक्षा बरती जा रही है? चेकिंग वाराणसी में भी चेकिंग हो जाती है और हमारे बॉर्डर पे भी चेकिंग हो जाती है, एमपी बॉर्डर पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 123 बटालियन द्वारा नक्सली उन्मूलन के साथ ही ग्रामीणों के उत्थान के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित उकवा क्षेत्र में ग्रामीणों को जरूरत की सभी सामग्री उपलब्ध करवाई गई। सीआरपीएफ 123 बटालियन बिठली द्वारा कमांडेंट कमलेश कुमार के मार्गदर्शन में बिठली चौकी में ग्रामवासियों को खेल के प्रति जागरूक करने वॉलीबॉल, कबड्डी और अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन निरीक्षक मनोज यादव के कुशल नेतृत्व में किया गया, जहां ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिससे सभी टीमों को कंपनी द्वारा टी शर्ट और जर्सी प्रदान की गई। राशन दुकान के माध्यम से गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले गेहूं की किस तरह से कालाबाजारी चल रही है, इस बात का खुलासा वारासिवनी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने किया, जब उन्होंने 26 फरवरी को रात के अंधेरे में कटंगी के 300 बोरी सरकारी गेहूं को वारासिवनी में जब्त किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात को नगर के वार्ड नंबर 14 गंगोत्री कॉलोनी स्थित कॉम्प्लेक्स में बनी दुकान में एक ट्रक सरकारी गेहूं की बोरी सहित धर दबोचा गया, जिस पर पंचनामा की कार्यवाही कर आगे अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला मुख्यालय खाद्य विभाग को फाइल भेज दी गई। गंगोत्री स्थित गोदाम में ट्रक से सरकारी गेहूं खाली किया जा रहा था। वह गोदाम लालू पिता गणेश सोहाने 40 वर्ष का था और वह ट्रक राजेक पिता इजराइल खान 52 वर्ष का था, जिसे शोएब पिता राजेक खान 33 वर्ष के द्वारा चलाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन के द्वारा गोडाउन में रखे गेहूं को सील कर दिया और ट्रक उसमें रखे हुए गेहूं को जब्त कर प्रकरण तैयार किया गया। वहीं इसमें इन तीनों व्यक्तियों को सुपुर्दनामे पर छोड़ा गया है। प्रकरण को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश पर कार्यवाही की जाएगी। पद्मेश से चर्चा में एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि सरकारी गेहूं सप्लाई हो रहा है, जिसे प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा रहा है। थाना प्रभारी से चर्चा किए थे तो उन्होंने इस पर अपने मुखबिर लगाकर रखे थे, जिस पर उन्हें सूचना मिली एक जगह गेहूं उतर रहा है, तो थाना प्रभारी ने आकर देखा कि सरकारी गेहूं राशन दुकान में जाना था, वह प्राइवेट व्यक्ति के गोदाम में उतर रहा था, जिसके बाद उन्होंने हमें सूचना दे दी। पुलिस टीम हमारी काम कर रही थी इस पर। कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी लगातार कि सरकारी जो गेहूं सप्लाई हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे खरीदा जा रहा था। तो बार बार सूचना आ रही थी, तो टीआई साहब से बैठ के एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी इस संबंध में। तो गुप्तचर जो टीआई साहब ने लगा रखा था, तो आज उन्होंने सूचना दी कि एक जगह पे गेहूं उतारा जा रहा है। तो टीआई साहब आके यहाँ पे जब देखते हैं तो पता चल रहा है कि ये सरकारी जो गेहूं है ये सोसाइटियों में जाना चाहिए था, तो ये प्राइवेट व्यक्ति है कि यहाँ पे तो उनके गोदाम में उतार रहे थे। इस संबंध में फिर सूचना मिली तो मैं तहसीलदार साहब खुद की हमारी टीम आई हुई है और हमने अभी गोदाम सील कर दिया। यहाँ लगभग 150 बोरियाँ गेहूँ की 70 से 80 कुंटल है, उसको सील किया है। ट्रक में लगभग 150 बोरी गेहूं और रखा हुआ, तो ट्रक को हम लोगों ने थाने पे अभी खड़ा किया है। गेहूं को जब्त कर रहे हैं और संबंधित जो विभाग है फूड वो इन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित। श्री सेन ने बताया कि पंचनामा कार्यवाही कर प्रकरण तैयार किया गया है, गोदाम को सील कर दिया है, जिसमें 150 बोरी करीब गेहूं यानी कि 70 से 80 क्विंटल गेहूं है। ट्रक में भी 150 बोरी गेहूं रखा हुआ है, जिसे थाने में खड़ा करवा दिया गया और खाद्य विभाग को यह मामला सौंप दिया गया है। क्योंकि अभी जांच चालू है, तो गोदाम के जो मालिक हैं उनको भी हम लोगों ने अभी जांच के दायरे में रखा हुआ है। जो ट्रक लेके आए थे, जो ट्रक मालिक है, तो उनको भी रखा हुआ है। जांच उपरांत ही जब कोई निर्णय होगा तो सर क्या नाम है गोदाम मालिक का जिनका गोदाम है और ट्रक कहाँ से आ रहा था सर, इसकी जानकारी? ये मालिक का कुछ सुहाने करके नाम है, उनका नाम अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगा। और जो ट्रक मालिक है इनका नाम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो ट्रक में है वो बता रहे हैं कि ट्रक उन्हीं का है, तब वो जांच चल रही है। गेहूं कहां से कहां, ये तो जो ट्रक है वो बता रहे हैं कि कटंगी से वेयर हाउस से लेके आ रहे हैं ये। लेकिन अगर क्वेश्चन यही है कि सरकारी वेयर हाउस से जब भी हमारे यहाँ से कभी भी गेहूं निकलता है या चावल निकलता है तो आरओ कटता है और संबंधित जगह ही जाना पड़ता है उसको, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ। पर नहीं इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, और अगर इनको जाना भी था तो या तो सोसाइटी में उतारना था या वेयर हाउस में, लेकिन ये प्राइवेट व्यक्ति के गोदाम में उतार रहे थे। तो इस संदिग्धता के आधार पर हम लोगों ने अभी जाँच शुरू की।
कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत समनापुर रोड खैरी और कुम्हारी के बीच बेलगाम ट्रक मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर यात्री बस से टकरा गया। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार और यात्री बस का चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों में अत्यधिक चोट लगने से घायल बस चालक राजेंद्र सोनवाने 29 वर्ष गजपुर टटेकसा थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को 8:30 बजे चंद्रशेखर सार्वे मोटरसाइकिल में बालाघाट से सब्जी लेकर अपने गांव पिपरिया लालबर्रा जा रहा था। इस दौरान समनापुर रोड ग्राम खैरी और कुम्हारी के बीच बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से समनापुर तरफ जा रहे ट्रक मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर सामने से आ रही यात्री बस से टकरा गया। ट्रक की ठोकर से जहां मोटरसाइकिल सवार चंद्रशेखर सार्वे घायल हो गया, वहीं बस चालक राजेंद्र के अलावा बस में सवार यात्री रवि राउत 33 वर्ष भटेरा चौकी बालाघाट, पंचम दशहरे 24 वर्ष ग्राम बड़ी कुम्हारी निवासी घायल हो गए। नगर के वार्ड नंबर 3 गौसनगर स्थित एक सूने मकान से 50,000 रुपए की LED चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक रमजान उर्फ अन्ना 27 वर्ष वार्ड नंबर 3 गड्डा मोहल्ला बालाघाट निवासी है, जिसके घर से LED जब्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। बता दें कि वार्ड नंबर 3 गौसनगर निवासी शहबाज खान 23 फरवरी की रात्रि 11 बजे अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित पुराने घर में चले गए थे। 24 फरवरी को 12 बजे शहबाज खान ने अपने घर वापस आकर देखा तो घर में रखी सैमसंग कंपनी की LED घर में नहीं थी, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को दी गई थी। शहर की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने के लिए लगाए गए उच्च गुणवत्ता युक्त 2 सैकड़ा से अधिक CCTV कैमरे विभिन्न चौराहों, मार्गों पर लगे हुए हैं। वहीं जिले के थानों का कुल 50 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग द्वारा बिल जमा करने के लिए पत्राचार किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि मार्च महीने में राशि का भुगतान किया जाएगा। हालांकि बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यदि मार्च महीने में बिल जमा नहीं किया जाता तो थानों का और CCTV कैमरों के बिजली का कनेक्शन विच्छेद किया जाएगा। बता दें कि इन कैमरों की मदद से रैली, जुलूस और शहर की स्थिति पर पुलिस नियंत्रण रखती है। ऐसे में हर चौराहों में उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगे हुए हैं। चौराहों पर लगे कई कैमरों को आपस में जोड़कर एक कनेक्शन से सप्लाई दी गई है। CCTV कैमरे का पुलिस विभाग के जो कनेक्शन है उनका डिटेल उन्होंने मांगा था सभी थानों का और ऑफिसों का, तो सभी उनके कनेक्शनों का कब, किस महीने से कब से कितना बकाया है उसकी जानकारी टैली करके उनको दे दी गई है। और पुलिस विभाग का कहना है कि वह जल्दी ही इसका पेमेंट अरेंज कर रहे हैं और इसका पेमेंट किया जाएगा। सीधे में हुए बस हादसे के बाद भी बालाघाट जिले में यात्री बस संचालकों द्वारा परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जहां बस क्षमता से अधिक सवारियों को बसों में भरकर सड़क पर दौड़ रही हैं। तो कई बसें बिना फिटनेस और बिना टैक्स जमा किए ही संचालित हो रही हैं, जिससे ना तो सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखा जा रहा है, न ही सीटों की संख्या का, जिसमें सवारियों की जान खतरे में आ गई है। सीधी जिले में हुए सड़क हादसे के बाद जिले में बसों के फिटनेस और परमिट और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर शासन स्तर पर जिला परिवहन विभाग को चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन यह आदेश जिले में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहावत बनकर रह गए। शासन स्तर से मिले आदेशों पर अमल नहीं करते हैं। जिला परिवहन विभाग ने 2-3 दिनों से जोरों शोरों से कार्यवाही कर नियम विरुद्ध संचालित हो रही बसों से राजस्व वसूला। उसके बाद मानो यहां कार्यवाही औपचारिकता में ही सिमट गई। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाले ने बताया कि नियम विरुद्ध बसों के संचालन पर कार्यवाही निरंतर जारी है। अब तक लगभग 120 से 130 बसों पर कार्यवाही कर 1 से 1.5 लाख का टैक्स वसूला गया है। लगभग 80-90 हजार के चालान काटे गए हैं और मेरे पास उमरिया का भी प्रभार है, जिसके चलते 2-3 दिन के लिए उमरिया गया हुआ था। मेरे द्वारा कल से पुनः जिले में कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आयुष चिकित्सकों की सेवा अवधि में इजाफा करते हुए 31 मार्च तक इसे बढ़ा दिया है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि जिले में विभिन्न फीवर क्लिनिक में करीब 1 दर्जन से अधिक आयुष चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी सेवा अवधि 28 फरवरी को समाप्त होने जा रही थी, लेकिन इनकी सेवा अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर
आयुष चिकित्सक संतुष्ट तो है, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि उन्हें संविदा के आधार पर निरंतर सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाए। हाँ, कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल से एक आदेश जारी हुआ है कि जो लोग कोविड में आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय और जो लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं उनको यथावत 31 मार्च 2021 तक की निरंतर रखा जाएगा। तो 31 तारीख तक ही? हाँ, 31 मार्च तक की अभी अनुमति प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, शायद उसी मद्देनजर इस चीज़ को बढ़ाया गया। तो आप लोग इस आदेश से खुश है कि नाखुश है? ये तो नाखुश की बात है, क्योंकि हर बार एक महीने का एक्सटेंशन सरकार द्वारा दिया जाता है और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग तमाम संविदा की जो मांग करें संविदा में। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी आदेश के तहत 14 आयुष चिकित्सक सहित पैरामेडिकल स्टाफ की सेवा अवधि में 1 महीने का इजाफा किया गया है, लेकिन जिन आयुष चिकित्सकों की सेवा अवधि जनवरी में समाप्त कर दी गई है, उनके विषय में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। कटंगी पुलिस ने एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में सिवनी जिले के 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से अपहरण में उपयोग की गई 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। चारों युवक मोहित हरदे 19 वर्ष छपारा गंगेरुआ, मुकेश बाहेश्वर 24 वर्ष नया टोला छपारा, प्रकाश हरदे 21 वर्ष नया टोला छपारा और सुनील नागेश्वर 31 वर्ष मोहगांव छपारा जिला सिवनी निवासी हैं, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल पहुंचा दिया गया है। जानकारी के अनुसार कटंगी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पांचरा निवासी यह नाबालिग लड़की ग्राम छपारा अपने मामा के घर जाते रहती थी, जिसे एक युवक पहचानता था। 23 फरवरी को 2 बजे यह नाबालिग लड़की अपने घर के सामने खड़े होकर रोड किनारे रह रहे बच्चों को देख रही थी। तभी 2 मोटरसाइकिल में 4 युवक आए, जिनमें से एक मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक, जिनमें एक युवक लड़की को पहचानता था, ने रोड किनारे खड़ी इस नाबालिग लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बिठाकर उसका अपहरण कर ले गए थे। खैरलांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहगांव बेजू की सीमा अंतर्गत भौरगढ़ से बंडार बोडी के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसमें गांव के 20 से अधिक किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है, लेकिन किसानों को भूमि अधिग्रहण का अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे किसान काफी नाराज हैं और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग की है। हम यहाँ पर जो भौरगढ़ से भंडारबोड़ी के लिए विधायक फंड से जो रोड बन रहा है, इसमें हमारे जो ये हस्ताक्षर करता किसान है, लगभग 20 किसान, इनकी ज़मीन जा रही है इसमें। तो हम ये कलेक्टर महोदय साहब को जो आवेदन दिए हैं, इसमें हम किसान लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जितनी ज़मीन फंसी है, जितने किसानों की जितनी ज़मीन गई है, उसका उचित मुआवजा किसानों को मिले। बालाघाट जिला जेल के सहायक जेल अधीक्षक जेवेंद्र सिंह बुंदेला को जेल प्रहरी महिला से दूरभाष पर अनुचित बात करने के आरोप में डीजी जेल अरविंद कुमार ने निलंबित कर दिया है। पीड़ित महिला प्रहरी द्वारा इस बात की शिकायत डीजी जेल कार्यालय में की गई थी। जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि सहायक जिला जेल अधीक्षक जेवेंद्र सिंह बुंदेला द्वारा टेलीफोन पर अनुचित वार्तालाप किया गया, जिससे महिला मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई। इस विषय पर अनुविभागीय अधिकारी केसी बोपचे से दूरभाष पर चर्चा की गई, जिन्होंने कहा कि इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। महिला द्वारा वरिष्ठ स्तर पर इस पूरे मामले की शिकायत करवाई गई। दूरभाष पर चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिले के किसी भी थाने में महिला प्रहरी द्वारा किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम लगभग 1 सप्ताह पहले का है, जब सहायक जिला जेल अधीक्षक द्वारा महिला प्रहरी से दूरभाष पर अनुचित चर्चा की गई। जिले के बिरसा थाने के साले टेकरी पुलिस चौकी में दमोह रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल युवक की बिरसा के अस्पताल में मौत हो गई। मृतक युवक ओम प्रकाश पिता सगेलाल मरार 16 वर्ष ग्राम अचानकपुर निवासी है। 27 फरवरी की शाम को यह दुर्घटना उस समय हुई जब बालक ओम प्रकाश मोटरसाइकिल से दमोह की ओर अपने गांव अचानकपुर जा रहा था। वहीं 2 युवक मोटरसाइकिल में साले टेकरी से अपने गांव कनिया जा रहे थे। दमोह रोड अचानकपुर और कचनारी के बीच दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए। तीनों घायल युवक को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया,
जहां पर ओम प्रकाश की मौत हो गई। अन्य 2 घायल बालक अशोक पिता राम रतन अहीर 19 वर्ष, युगल पिता आत्माराम अहीर 21 वर्ष, दोनों युवक ग्राम कन्या चौकी साले टेकरी निवासी को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिरसा पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुबंधित सूत्र सेवा बस के संचालक को लेकर 2 दिन से 2 तरह के अलग अलग जवाब सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को सूत्र सेवा चार्टर्ड बस से बालाघाट प्रभारी ने बताया कि उन्हें बस स्टैंड के भीतर ऑफिस खोलने की जगह नहीं दी जा रही है। बाकायदा इस बात की शिकायत उनके द्वारा नगर पालिका अधिकारी को की गई। वहीं दूसरे दिन शनिवार को सूत्र सेवा बस बालाघाट के अनुबंधित जनों ने बताया कि सूत्र सेवा बस रोजाना बालाघाट बस स्टैंड से रवाना हो रही है। तो ये खबर चल रही है सूत्र सेवा को बस स्टैंड पे नहीं लगाया जा रहा है, इससे और इसके बारे में जो गलत अफवाह उड़ाई जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। हमें प्राइवेट मोटर मालिकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मध्य प्रदेश शासन का बस स्टैंड बालाघाट बस स्टैंड में जो पुलिस वाले हैं उनका सहयोग मिल रहा है। जो हमारा बालाघाट में स्टाफ है उसका भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके बारे में जो गलत अफवाह उड़ाई जा रही है वो पूरी गलत है। जैसे कि ये सूत्र सेवा की गाड़ियों को यहाँ स्टैंड में नहीं लाने की उनकी शिकायत लेके कोई नगर पालिका के पास गया था, क्या है पूरा मामला है? इसके बारे में जो भी वो व्यक्ति है वो सरासर गलत है। हमें बस स्टैंड पर गाड़ी लगाने दी जाती है। यहाँ पर प्राइवेट जो मोटर मालिक है हमारी गाड़ी से कोई आपत्ति नहीं जताता है, पूरा सहयोग करते हैं। पुलिस वाले भी पूरा सहयोग करते हैं। और जो भी वो व्यक्ति है वो हमारी गाड़ी के बारे में गलत अफवाह। अच्छा, उनका कहना ये है कि कमिश्नर से उनके पास एक लेटर है गाड़ियों को बस स्टैंड में खड़ा करने का। इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और अगर उसके पास कोई जानकारी है या उसके पास कोई लेटर है तो बालाघाट में हमारा जो स्टाफ है प्रतीक भाई उनसे आके मिले। हमारी जो गाड़ी है नगर निगम सर्टेज गाड़ियाँ हैं और नगर जबलपुर, नगर निगम भोपाल और हमारे यहाँ नगर पालिका का पूरा सहयोग प्राप्त है। हमको कहीं से किसी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी गाड़ियाँ दिन भर यहाँ खड़े रहती हैं। प्राइवेट मोटर मालिक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शासन प्रशासन पूरा सहयोग करता है किसी भी चीज़ में। अब वो जिसने वो सूत्र सेवा के नाम से दिया है उसके लिए हम इस चीज़ से खंडन करते हैं कि हमारी गाड़ी तो बराबर खड़े रहती है, हम किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अब उसका क्या मैटर है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जो एक कमिश्नर के लेटर की वो बात कर रहे हैं, जी। क्या है वो पूरा मामला? कमिश्नर का लेटर आप लोग के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हमारे मामले में कोई इस मामले में कोई जानकारी नहीं मुझे प्राप्त है, तो मैं कैसे बता दूँगा? अच्छा, जो गाड़ियाँ खड़ी करने की जो बात आ रही है तो इससे किस प्रकार की आपत्ति हो रही है और ये किस प्रकार से आप लोग को हानि पहुंच सकती है? नहीं, हमको हानि और किसी प्रकार को वो संशय नहीं किसी चीज़ का। चलिए सुनते हैं एक दिन पहले सूत्र सेवा चार्टर्ड बस के बालाघाट प्रभारी द्वारा पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान क्या जानकारी दी गई। अभी तो लॉकडाउन के चलते बंद की गई थी बसें, फिर अभी दोबारा चालू किया जाना है, जिसके वजह से अपना यहाँ पर ऑफिस का खुलने का चल रहा है। यहाँ पर मतलब अभी उसका ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि यहाँ पे ना खोला जाए, इसको बालाघाट के बस स्टैंड के बाहर ही ऑफिस देना चाहिए बोल के यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं सभी। अभी कितनी बसों का संचालन किया जाना है? 2 बसें हैं यहाँ पर, 2 बसें चलती है, एक AC चलती है, एक नॉन AC बस है, 2 बसें हैं यहाँ पर। अच्छा, जो यहाँ के लोकल बस ऑपरेटर है वो किस वजह से इसमें ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? क्या लगता है आप लोग को कि जो ये सरकार की योजना है, सरकार की योजना के तहत ही लेटर आया है, सारा चीज़ें सरकार की गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही है। और जो चार्टर्ड है, जो सूत्र सेवा है, अपना गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बस हैं ये। अच्छा, इसके ओपनिंग करने में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है आप लोग को? मतलब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहाँ पर ऑफिस ना दिया जाए, इनको शहर के बाहर ही दिया जाए, इस तरह का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं यहाँ पर। 20 जून 2018 को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रसव के लिए भर्ती कराए गए एक प्रसूता के इलाज में लापरवाही बरतने और मृत शिशु के जन्म लेने वाले मामले में मानव अधिकार आयोग ने ट्रॉमा सेंटर की एक महिला चिकित्सक को दोषी पाते हुए उससे 30,000 रुपए का दंड वसूलने की अनुशंसा की है। वहीं अपनी अनुशंसा को लेकर मुख्य स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिखा गया, जिसमें मानव अधिकार आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने वाली महिला चिकित्सक से 30,000 रुपए वसूल कर नेत्रा निवासी पीड़िता ज्योति लिल्हारे को राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की है।
बताया जा रहा है कि इस मामले में जिला अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर रश्मि वाघमारे को दोषी पाया गया था, जिस पर मानव अधिकार आयोग ने डॉक्टर रश्मि वाघमारे से 30,000 रुपए की प्रतिकार राशि वसूल कर पीड़िता ज्योति लिल्हारे को दिए जाने की अनुशंसा की है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान ने बताया कि इस तरह की लापरवाही अक्सर जिला अस्पताल में देखने को मिलती है। उच्च अधिकारियों ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं चिकित्सकों ने भी ऐसे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए, साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए